नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं राजनीति शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाते हैं। उसका हम पेपर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि आपके बीए थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके अत लघु लघु एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी तरह के इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे, जिसका पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। यदि आपने पार्ट नंबर 1 to 4 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिएगा। और इसके जितने भी पेपर हैं फर्स्ट एंड थर्ड या फिर अदर सब्जेक्ट कितने भी हैं आपके पास, उन सभी की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर में हुए हैं उन सभी की नोट्स देखना चाहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, राम मोहन राय के राजनीतिक सुधारों का महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालिए। तो आइए जानते हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक सुधारों के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी को समझते हैं। राजा राम मोहन राय जी के राजनीतिक सुधारों में 3 महत्वपूर्ण बातें दी जाती हैं। नंबर 1, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए राजा की परिषद यानी कि किंग्स काउंसिल में अपील, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता शासन और जनता में पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नंबर 2, इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स की सेलेक्ट कमेटी के समक्ष भारतीय न्यायिक और भूमिकर प्रणाली के संबंध में लिखित बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीयों को प्रतिनिधित्व न्यायालयों की समुचित व्यवस्था और स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना आदि की बातें की। नंबर 3, भारतीय किसानों द इंडियन पीजेंट्री की दशा में सुधार लाने के लिए जनता की अवस्था में सुधार, उनकी रक्षा और विकास के लिए कानून बनाना, सुव्यवस्थित भूमि व्यवस्था तथा ग्रामीण लोगों के लिए ग्राम पंचायतों का अधिकार और उनके विकास पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। उनके राजनीतिक सुधारों में निम्नलिखित बातें उद्धरणीय हैं, जो उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी के समक्ष बयान में कही थी। नंबर 1, भारतीय शिक्षितों को सरकारी नौकरियों में उच्च पद देने तथा फौजी स्वयं सेवक दल की स्थापना करने का सुझाव। नंबर 2, पृथक न्याय और प्रशासन विभाग तथा न्याय विभाग में भारतीयों की भर्ती। नंबर 3, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। नंबर 4, पंचायत और जूरी पद्धति की व्यवस्था। नंबर 5, लगान में कमी तथा पेशों आराम की साधनों पर कर निर्धारण। नंबर 6, इंग्लैंड में जमींदारों द्वारा भारत में उत्तम कृषि का प्रदर्शन तथा भारतीय कृषकों का इंग्लैंड में प्रशिक्षण। नंबर 7, किसानों को अपनी भूमि पर मौरूसी हक प्रदान करना। नंबर 8, भारत सरकार के विलायत में होने वाले खर्च में कमी करना। नंबर 9, भारत को आंशिक स्वतंत्रता प्रदान करना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। राणा डे के राजनीतिक विचार क्या क्या थे। तो राणा डे जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया था। हो सकता है फिर से आपकी बार आपका रिपीट हो सकता है। राणा डे का ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति में अड़िंग विश्वास था। वे ब्रह्म समाज के श्री केशव चंद्र की ही तरह यह मानते थे कि इतिहास में ईश्वर की ही शक्ति कार्य संपन्न करती है। वे भारत के प्रति अपना प्रेम स्पष्ट करते हुए कहा करते थे कि ईश्वर की ही यह कृपा है कि उसने भारत को अपना देश चुना है। भारत को राजनीति की शिक्षा देने के लिए भी ब्रिटिश लोग ईश्वर के आदेश से यहाँ आए हुए हैं। उनका यह भी विश्वास था कि भारत की सामाजिक तथा नागरिक चेतना की शिक्षा, जो भारत के लिए अत्याचार है, ब्रिटेन के साथ संपर्क से ही संबंध उपलब्ध हो सकती है। अपने देश के अतीत के गौरव से प्रभावित रहने वाले गोविंद रानाडे अतीत से ही प्रेरणा लेते थे। वे यहाँ अपने देश का गुणगान करते थे, वहीं इसमें आए हुए दोषों की कटु भर्त्सना भी करते हैं। अपने राजनीतिक विचारों में वे उदारवादी थे तथा स्वतंत्रता के प्रेमी थे। राज्य की प्रकृति तथा कार्यों पर विशेष दृष्टि रखते थे। उन्होंने साम्राज्यवादी अंग्रेज नौकरशाही की आलोचना भी की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को जानते हैं। स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ स्वामी जी के राजनीतिक विचारों के बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 2015 में पूछा गया है। स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम स्वदेशी का नारा दिया था और भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ करने का संकल्प किया। दयानंद प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि ऐसे विशाल राज्य का जिसकी इकाई गांव हो। उन्होंने ग्राम प्रशासन पर जोर दिया। दयानंद के अनुसार केवल कानून ही सच्चा राज है। कानूनन न्याय प्रदान करता है, जो व्यवस्था कायम करता है। कानून हमारा रक्षक होता है। कानून को ठीक ढंग से
क्रियान्वित किया जाए, सभी सुखी रहते हैं। इस प्रकार दयानंद ने स्वाधीनता की नैतिक तथा बौद्धिक नींव तैयार की। उन्होंने गांव तथा केंद्रीय शासन के बीच विभिन्न और अवयवी संबंधों पर जोर दिया था। वह राजनीतिक सिद्धांत को उनकी महत्वपूर्ण देन है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। राष्ट्रवाद पर विवेकानंद के विचार। राष्ट्रवाद पर विवेकानंद जी ने क्या क्या विचार दिए हैं, समझ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे। उनका कहना था कि धर्म में नैतिक बल होता है, इससे व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को शक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि धर्म भारतीय राष्ट्र को जीवन प्रदान करता है। यह एक प्रकार से भारत रूपी माता की रीढ़ की हड्डी है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को तथा राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए भारतीय जनता में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व की संस्कृतियों की माँ रही है, अतः पुराने स्वर्णिम दिन लाने का काम प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद मातृभूमि को भारत माता मानते थे। उनको इस बात का दुख था कि धर्म, अध्यात्म तथा ज्ञान की गौरवशाली परंपरा के होते हुए भी भारत दुर्दशा को प्राप्त हो गया। स्वामी जी ने देशभक्ति तथा एकता की भावना का समर्थन किया और उत्कृष्ट राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया। आइए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तिलक के विचार क्या थे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तिलक जी के क्या क्या विचार रहे हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने विचार दिए हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर। यह क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है, तो आइए समझ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया। बाल गंगाधर तिलक उत्कृष्ट राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं जीवन मूल्यों को भारत के राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनाया। तिलक उदारवादियों की तरह पश्चिमी विचारों, मूल्यों तथा संस्थाओं को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार नहीं बनाना चाहते थे। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि प्राचीन संस्कृति तथा मूल्यों को ही भारत में राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनाया जा सकता है। वे भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरवमय मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहते थे। भारत की प्राचीन संस्कृति एवं विचारों को वे राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति बनाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि भारत भविष्य के निर्माण की प्रेरणाएं पश्चिम से नहीं, अपने गौरवमय अतीत से प्राप्त करे। उनके राष्ट्रवाद में भारत के स्वर्णिम अतीत के गौरव की अनुभूति तथा भारत के समृद्ध भविष्य की आकांक्षा का समन्वय था। तिलक के राष्ट्रवाद को बी.पी. वर्मा ने पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद का नाम देकर संबोधित किया। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी तथा गणपति उत्सवों को इसी कारण प्रोत्साहन किया कि उनके माध्यम से भारतीय जनता वर्तमान घटनाओं एवं आंदोलनों का ऐतिहासिक परंपराओं से संबंध जोड़ सके। शिवाजी तथा गणपति उत्सवों को प्रोत्साहन देने के कारण तिलक पर हिंदू पुनरुत्थानवादी होने का मिथ्या आरोप लगाया गया, लेकिन वास्तव में इनके पीछे तिलक का कोई संकीर्ण सांप्रदायिक उद्देश्य नहीं था। सत्य तो यह है कि वे इन उत्सवों के माध्यम से हिंदू जनता में उत्साह का संचार करना चाहते थे, लेकिन यह उत्साह मुस्लिम अथवा अन्य संप्रदायों के विरुद्ध नहीं था। तिलक के अनुसार इन उत्सवों का उद्देश्य भारतीय जनता की भावना को उद्वेलित करना था, ताकि वे राष्ट्र गौरव तथा अभिमान के भाव से अतिप्रीत होकर राष्ट्र निर्माण हेतु भावनात्मक रूप से तैयार हो सकें। बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू मुस्लिमों के मध्य आपसी समझबूझ एवं सह अस्तित्व की भावना विकसित करके अंग्रेजों की उक्त दोनों समुदायों के बीच विद्वेष एवं अविश्वास पैदा करने वाली नीति का कड़ा विरोध किया। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकमान्य तिलक के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए, जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन यानी कि घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। समाज सुधार पर तिलक के विचारों पर प्रकाश डालिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यह भी आपका 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए समझ लेते हैं पूरा आंसर। लोकमान्य तिलक भारत की प्राचीन तथा गौरवपूर्ण सभ्यता तथा संस्कृति से बहुत प्रभावित थे, किंतु उन्होंने रूढ़ियों तथा अनुचित परंपराओं का कभी समर्थन नहीं किया। वे भारत में पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति का प्रसार नहीं चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक समाज सुधार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत का घोर विरोध किया। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। तिलक राजनीतिक मुद्दों को समाज सुधार के कार्यों में अलग रखना चाहते थे। सामाजिक मामलों में उन्होंने नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने पश्चिमीकरण, बाल विवाह, शराब के प्रचलन का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। तिलक ने समाज सुधारकों के लिए एक योजना प्रस्तुत की। उनकी इच्छा थी कि समाज सुधारकों के व्यक्तिगत जीवन तथा आचरण में
वे तत्व होने चाहिए जिनसे कि वे लोगों के सामने समाज सुधार के कार्य कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक विचार किस तरह से दिए हैं, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद के चिंतन का मूल विषय दर्शन तथा धर्म था। उनके चिंतन में धर्म का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। उनके धार्मिक विचार का अध्ययन हम निम्नलिखित रूप में करेंगे। नंबर 1, धर्म एक प्रबल शक्ति है। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में धर्म एक प्रबल शक्ति है। उनके धर्म संबंधी विचार विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक थे। उन्होंने मनुष्य जाति के भाग्य निर्माण में जिन शक्तियों का योगदान माना है, उनमें धर्म को सबसे अधिक प्रबल शक्ति स्वीकार किया है। वे यह भी कहते थे कि सामाजिक संगठन तथा सहयोग की शक्ति भी धर्म है। वे धर्म पर आधारित एकता का जातिगत एकता से अधिक मजबूत मानते थे। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में धर्म अंधभक्ति या अंधश्रद्धा का नाम नहीं है। वे कहते थे कि धर्म से रूढ़िवादिता तथा संकीर्णता को निकाल देना चाहिए। वे कहते थे कि धर्म से रूढ़िवादिता तथा संकीर्णता को निकाल देना चाहिए। कई बार तो धर्म को वह विज्ञान तक मानते थे। जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि संसार के नियमों की खोज करता है, उसी प्रकार धर्म मनुष्य के आंतरिक स्वभाव के नियमों की खोज करता है। धर्म का संबंध आध्यात्मिक जगत के नियमों से है। नंबर 2, चिंतन तथा व्यवहार के मूल में वेदांत। तो स्वामी जी इस बात को भी मानते थे कि स्वामी जी विवेकानंद के चिंतन तथा व्यवहार दोनों के मूल में वेदांत की शिक्षाओं का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने वेदांत दर्शन को विश्व के व्यवहारिक दर्शन बनाने की कोशिश की। वेदांत के आधार पर वे एक ऐसे दर्शन को उन्नत दशा में देखना चाहते थे जो सभी प्रकार के संघर्षों को दूर करके मनुष्य जाति को चरित्रवान बना सके। वे कहते थे कि वेदांत के आधार पर भारत का दर्शन तथा चिंतन के क्षेत्र में फिर से गौरवशाली बनाया जा सकता है, पर उनके विचार संकीर्ण नहीं थे। नंबर 3, भारत के लिए धर्म का महत्व। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म भारत की मिट्टी के कण कण से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि हजारों वर्षों से भारत धर्म के क्षेत्र में आदर्श राष्ट्र रहा है। धर्म भारत के वातावरण में व्याप्त है, उसके रक्त में घुला हुआ है। धर्म प्रत्येक भारतवासियों की नस नस में व्याप्त है। वह हमारी शारीरिक रचना के साथ एकाकार हो गया है और जीवन का प्राण तत्व बन गया है। नंबर 4, धार्मिक सहिष्णुता। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे तथा इस धर्म से उनको भारी लगाव था, लेकिन वे अन्य धर्मों की निंदा कभी नहीं करते थे। उनके धर्म में संकीर्णता को कोई स्थान नहीं था। वे धर्म का व्यापक अर्थ लेते हुए धर्म तथा दर्शन की विभिन्न पद्धतियों के बीच एकता की स्थापना करना चाहते थे। उन्हीं के शब्दों में, प्रत्येक संप्रदाय जिस भाव में ईश्वर की आराधना करता है, मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ठीक उसी भाव से आराधना करूंगा। वे कहते थे कि वेद, कुरान, बाइबल तथा अन्य धर्म ग्रंथ श्रेष्ठ हैं। वे कहते थे कि प्रत्येक धर्म का अपना महत्व होता है। उनका कहना था कि अगर एक धर्म के अनुयायी हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे धर्म को निंदा ना करें। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज्य की धारणा की परिभाषा कीजिए। तो तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज्य की धारणा को देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, तिलक की स्वराज्य की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे, तिलक की स्वराज्य की अवधारणा मौलिक तथा सकारात्मक थी। वे विदेशी शासन से मुक्ति को स्वराज्य का पहला चरण मानते थे। उनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ है व्यक्ति को स्वधर्म की पालन की स्वतंत्रता। एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज्य का अर्थ धर्म राज्य की स्थापना था। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा के आदर्शों से प्रभावित होकर धर्म राज्य को वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में मानते थे जो धर्म पर आधारित हो। धर्म में शासन के मूल प्रयोजन, शासकों की मर्यादा तथा जनता के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पण का भाव था। तिलक की मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वराज्य के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार स्वराज्य से उनका मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली से था जो पूरी तरह जनता के हित के लिए समर्पित हो, जिसमें राजकीय शक्ति जनता के स्वाभिमान को दबाने का माध्यम न बने, अपितु उसका उपयोग इस तरह किया जाए कि जनता समझ सके कि वह शासित नहीं है, वरन उसकी सहमति और अनुमति से चलाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को पूर्ण स्वराज्य देने की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, राजनीतिक आंदोलन के लिए तिलक द्वारा प्रतिपादित 4 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं तिलक
ने राजनीतिक आंदोलन हेतु निम्नलिखित 4 साधन प्रतिपादित किए हैं। नंबर 1, स्वदेशी। स्वदेशी को तिलक ने राजनीतिक आंदोलन का एक प्रभावी अस्त्र माना था, लेकिन उनके लिए स्वदेशी का विचार सिर्फ एक आंदोलन का रूप ही नहीं था, बल्कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान तथा विदेशी प्रभाव से मुक्ति का प्रतीक था। नंबर 2, बहिष्कार। तिलक ने बहिष्कार को भी प्रभावशाली अस्त्र माना। उनके अनुसार बहिष्कार का अभिप्राय केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही नहीं, अपितु इसका प्रयोग भारतीय जनजीवन पर प्रभाव डालने वाले अन्य बाह्य तत्वों का बहिष्कार था। राजनीतिक क्षेत्र में तिलक बहिष्कार का प्रयोग करके विदेशी शासन को भारत से खदेड़ बाहर करने की इच्छा रखते थे। नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जिससे जनता में राष्ट्र शक्ति की भावना एवं देश सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प विकसित हो तथा वे विदेशी मूल्यों तथा विचारों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वाभिमान एवं आत्मनिर्भरता के भाव से अति प्रीत होकर विदेशी आधिपत्य का कड़ा प्रतिरोध कर सकें। नंबर 4, निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग बंद कर देना था। यह एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा जनता हिंसक साधनों में अपनाए बिना ही स्वराज्य की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से आंदोलन कर सकती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, लेकिन 50 को देखने से पहले आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सकें और आप हमारी वीडियोज़ को बहुत जल्दी से देख सकें। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, तिलक की राजनीतिक चिंतन को क्या देन है। तिलक की राजनीतिक चिंतन को क्या देन है, आइए समझते हैं। तिलक ने राजनीतिक चिंतन को निम्नलिखित योगदान दिया। नंबर 1, तिलक ने आध्यात्मिक धारणाओं के द्वारा राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत को राजनीतिक दासता से मुक्ति दिलाना था, इसलिए उन्होंने राजनीतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता को महत्व दिया। नंबर 2, तिलक ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने पर बल दिया ताकि राष्ट्रीय एकता पर आधारित राष्ट्रवाद का निर्माण किया जा सके। नंबर 3, तिलक ने राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रीय प्रगति, औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय शिक्षा तथा समाज सुधार की बात जनता के सामने रखी। यहाँ हम पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। राजनीतिक आंदोलन के लिए तिलक ने कहा था कि भारतीय जनता जब तक ब्रिटिश सरकार से संघर्ष के लिए तैयार नहीं होती तब तक ब्रिटिश शासकों से अपनी मांगें नहीं मनवाई जा सकती। नंबर 5, तिलक ने जन नियंत्रित स्वराज्य की मांग रखी। उन्होंने 3 साधनों पर बल दिया। नंबर फर्स्ट है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, यानी कि अपने देश की चीज़ों का प्रयोग करें। नंबर 2, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बहिष्कृत कर दें। तथा नंबर पॉइंट 3 था राष्ट्रीय शिक्षा और पूर्ण स्वराज्य। तो ये आपके पार्ट नंबर 5 से संबंधित आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ समाप्त होते हैं। यदि आप इसके अन्य पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। यदि आप और भी जितने भी हमने इसमें पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं या इस साल जो भी पेपर हो रहे हैं, उन सभी के पेपर के सॉल्यूशन हमने डाले हुए हैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके प्रत्येक वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।